अनुपमा का पति राहुल लाल आंखों से उसे देख रहा होता है। फिर उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए बोला, तू मेरे कमरे में क्या कर रही है गंवार औरत? उसने अनुपमा को कमरे से बाहर निकालते हुए कहा, मुझे ये गंवार औरत मेरे कमरे में नहीं चाहिए। आप लोगों के कहने पर मैंने इस गंवार लड़की से शादी तो कर ली, पर मैं इसे पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। ये कहकर वो गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। ये सुनकर अनुपमा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अनुपमा के सास ससुर जेठ जेठानी सब अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। अनुपमा नाम के अनुरूप बहुत ही कोमल थी। उसके माँ बाप लड़की होने से उदास रहते थे। उसका पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन घर की ऐसी हालत नहीं थी कि उसके पापा उसे और उसके भाई दोनों को पढ़ा सके। इसीलिए अनुपमा ने अपने भाई के लिए अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दे दी। लेकिन कुछ साल बाद उसके पापा की किस्मत चमक गई और उसकी छोटी सी किराने की दुकान मुनाफा कमाने लगी। इसका फायदा ये हुआ कि अनुपमा का बड़ा भाई बड़े स्कूल में पढ़ने जाने लगा। लेकिन अनुपमा की पढ़ाई एक बार छूट गई तो फिर से उसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं किया। वो घर पर अपनी माँ के संग रहा करती थी। उसे टीवी सीरियल बहुत पसंद थे, जहाँ अक्सर गरीब लड़की की शादी अमीर लड़के से होती थी। ये देखते देखते उसका भी मन करता था कि कोई उसका भी राजकुमार घोड़ी में चढ़कर उसे लेने आएगा। ये सपने देखते हुए उसने कई सारे रिश्ते ठुकरा दिए और ये सीरियल देखते हुए उसके मन में एक और बात बैठ जाती है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी मॉडल लड़कियां खराब रहती हैं। कम पढ़ी लिखी लड़की जो हमेशा पूजा पाठ करती है, घर का काम करती हैं, हमेशा साड़ी या सूट में रहती हैं, वही अच्छी लड़कियां हैं। इस कारण वो बाहरी तौर तरीके से बिल्कुल दूर हो जाती है। इसमें उसका साथ अक्सर उसकी माँ देती कि हमारी बेटी में क्या कमी है, सुंदर है, सुशील है, हर काम में अच्छी है। अब ससुराल वाले उसे नौकरी करवाएंगे क्या? उसके पापा सोचते थे कि उसकी बेटी 12वीं तक पढ़ ले तो अच्छा रहता, लेकिन उसका मन अब पढ़ाई में नहीं लगता था। देखते ही देखते अनुपमा की उम्र हो रही थी और जल्द ही उसके भाई ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वो बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज के साथ जॉब करने लगता है। वो भी घर के माहौल से अनजान नहीं था। यहाँ तक कि उसने कई बार अपनी बहन और माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन ना उसकी माँ समझ पा रही थी और ना ही अनुपमा। जल्द ही एक बड़े घर का रिश्ता अनुपमा के लिए आता है। लड़के की माँ ने अनुपमा को देखते ही उसे पसंद कर लिया था। रिश्ता पक्का होने के लिए उसके माँ और पापा ही आए थे। इतने बड़े घर का रिश्ता देख अनुपमा और उसकी माँ खुशी से झूम उठते हैं कि अनुपमा के भाग्य खुल गए। लेकिन अनुपमा के पापा को कुछ शक हुआ। वो लड़के के बारे में भी पूछे, लेकिन लड़के की माँ बहाना बना देती है। फिर अनुपमा के पापा ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। जल्द ही शादी का दिन आ गया। अनुपमा पूरी तरह फूल से सजी हुई थी। आज उसके सारे ख्वाब पूरे जो हो रहे थे। आज सही में उसके सपनों का राजकुमार आने वाला है। वो उसके इंतजार में रहती है। उसकी माँ भी अपनी बेटी की खुशी में बहुत खुश हो रही होती है। वहीं उसके पापा को अभी भी शक होता है कि उसने लड़के की फोटो के अलावा कुछ नहीं देखा है, पर वो अपनी बेटी की खुशी को देखकर सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उसकी आने वाली जिंदगी अच्छे से बीते। जल्द ही बारात भी आ जाती है, पर देखते हैं कि बाराती बहुत कम आए हुए हैं। ये देखकर अनुपमा के पापा ने कहा, ये बारात कुछ ज़्यादा ही कम नहीं दिख रही। इस पर माँ ने कहा, अरे आपको तो हर चीज़ में शक होता है। देखिए लड़के वाले आ रहे हैं, उनका स्वागत कीजिए, ये सब चीज़ें बाद में सोचना। कुछ देर में लड़का कार से बाहर निकलता है, जो अपनी बंद होती आंखों को बार बार खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो चल भी रहा होता है तो उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है।
ये देखकर अनुपमा के पापा कुछ कहने के लिए होते हैं तो अनुपमा की माँ उसे चुप करा देती है। कुछ देर में वरमाला का समय हो जाता है। अनुपमा 16 श्रृंगार में आती है। अनुपमा को देखते ही लड़का पागलों की तरह हंसने लगता है। अनुपमा जब उसे वरमाला डालती है तो वो भी वरमाला डालते हुए अनुपमा की तरफ चढ़ने के लिए होता है। तभी अनुपमा डर जाती है। 2 लड़के दूल्हे को संभालते हैं। इस पर अनुपमा के पापा कुछ कहने के लिए होते हैं कि अनुपमा के ससुर उन्हें शांत कर देते हैं। अब फेरे का समय होता है, जहां दूल्हे की हालत ऐसी थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अनुपमा भी शांत रहती है। उसे इस बात की खुशी होती है कि उसकी शादी बड़े घर में हो रही है। फेरे भी जैसे तैसे दूल्हे को संभालते हुए होते हैं। कुछ देर बाद विदाई का समय आ जाता है। अनुपमा अपनी माँ से लिपट कर रो रही होती है। अनुपमा के पापा को अभी भी कुछ शक होता है, पर वो कुछ कह नहीं पाते हैं। वहीं अनुपमा के भाई ने ये सब देखकर एक बार अपने पापा से कहा, पापा एक बार आप लड़के के बारे में पूछताछ कर लेते। ये किस तरह का लड़का है जो खुद को संभाल नहीं पा रहा, तो अनुपमा को कहाँ से संभाल पाएगा। ये सुनते ही अनुपमा के पापा भी लड़के को देखते हैं, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब अनुपमा की शादी हो चुकी होती है। अनुपमा अपने माँ बाप से विदा लेकर अपने ससुराल आती है, जहाँ रास्ते भर उसका पति नींद में रहता है। वहीं कुछ देर में जब वो ससुराल पहुँचती है, वो ससुराल के चौखट पे रहती है, जहाँ उसके पति को उसका जेठ पकड़ा हुआ रहता है। उसकी सास उसके और उसके पति की आरती उतार रही होती है। आरती के बाद घर में कदम रखने को कहती है। वो घर पर कदम रखती है, तभी देखती है कि उसका पति एक कदम रखते ही लड़खड़ा कर गिर जाता है। ये देखते ही घर के सारे सदस्य उसे संभालने लगते हैं। अनुपमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर घर के सदस्य मिलकर उसे पति को उसके कमरे में ले जाकर लेटा देते हैं। कुछ देर में उसकी सास ने कहा, बहू जा जाकर अपने पति के पैर दबा। इस पर अनुपमा ने अपनी सास से कहा, जी इन्हें क्या हुआ। इस पर उसकी सास ने कहा, अरे शादी वाला घर है, थोड़ी ज़्यादा पी ली, तू चिंता मत कर। वैसे भी तुझे कहाँ पता होगा, छोटे घर से जो आई है। बड़े बड़े घरों के लड़के इसी तरह पलते हैं। अब जा उसके पैर दबा दे, उसे बिन पैर दबाए नींद नहीं आती है। ये सुनते ही अनुपमा डरते हुए अपने पति के कमरे में जाती है, जहां उसका पति पूरे बिस्तर घेरे हुए खर्राटे लिए सो रहा होता है। अनुपमा उसके पास जाकर जैसे ही उसके पैर छूती है कि तभी उसके खर्राटे की आवाज़ से डर जाती है। फिर वो उसके सामने रखे सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो भी सोफे में सो जाती है। कुछ देर बाद आधी रात को कोई झटके से उसके बाल पकड़ता है। बाल पकड़ते हुए उसकी नींद टूट जाती है। वो अपनी आधी खुली आंखों से देखती है। उसका पति लाल आंखों से उसे देख रहा होता है। फिर उसके बाल को घसीटते हुए कहा, तू मेरे कमरे में क्या कर रही है गंवार औरत। ये सुनकर अनुपमा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसने अनुपमा के बाल पकड़कर कमरे से बाहर निकालते हुए कहा, मुझे ये गंवार औरत मेरे कमरे में नहीं चाहिए। ये सुनते ही अनुपमा के सास ससुर जेठ जेठानी सब अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। अपने बेटे की करतूत देखकर भी किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। अनुपमा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं उसके पति ने आगे कहा, आप लोगों के कहने पर मैंने इस गंवार लड़की से शादी तो कर ली, पर मैं इसे अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। ये कहकर वो गुस्से में अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है। अनुपमा को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। उसने जैसे सपने और फिल्मों में सोचा था, वैसा उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। अनुपमा कमरे के बाहर आंसू बहा रही होती है। तभी उसके जेठ ने गुस्से में कहा,
माँ, क्या तमाशा है ये? ठीक से सोने को भी नहीं मिलता इस घर में। ये घर है या फिर पागल खाना? ये सुनते ही अनुपमा की जेठानी भी बोल पड़ती है। ये तो हमारी सासू माँ का मन था कि देवर जी की शादी कर दें। अब तो घर में मुफ्त की रोटी खाने वाली एक और आ गई। ये कहकर जेठ जेठानी वहां से चले जाते हैं तो सास ने अनुपमा को देखकर कहा, दुल्हन, इस तरह रोकर मनहूसियत मत फैला। राहुल को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है। तू ऐसा कर, तू यहीं जमीन पर सो जा, सुबह जल्दी उठना भी है ना। ये सुनते ही अनुपमा हैरान होकर अपनी सास को देखने लगती है। इस पर अनुपमा की सास ने कहा, देख क्या रही है, जो बोल रही हूँ वो कर। ये कहकर सास ससुर भी वहां से चले जाते हैं। वहीं अब अनुपमा ठंडे फर्श पर सोने लगती है। वो फर्श इतना ठंडा रहता है कि अनुपमा ठंड से ठिठुरने लगती है, पर किसी को भी क्या ही फर्क पड़ता है कि उसे ठंड लग रही है कि नहीं। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि सुबह सुबह सास किचन में रहती है। ये देखते ही उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर खुद को संभालते हुए सास के पास जाकर उनके पैर छूने के लिए होती है कि उसकी सास ने मुंह बनाकर कहा, बस बस, अब जा, पीछे आंगन में बाथरूम है, वहां जाकर नहा के आ। ये सुनकर अनुपमा सास की बात मानकर पीछे आंगन में जाती है, लेकिन उस बाथरूम को देखकर वो हैरान हो जाती है। वो बाथरूम टूटा सा ईंट का बना हुआ रहता है, जिसमें दरवाजे के नाम पर सिर्फ पर्दा लगा हुआ रहता है। माना कि अनुपमा छोटे घर से आई थी, लेकिन उसने अपने मायके में भी इस तरह के बाथरूम में कभी नहीं नहाई होगी। अनुपमा खुद को संभालते हुए बाथरूम में जाती है, जहां पर ठंडा पानी रखा हुआ रहता है। एक तो ठंड, उसमें भी ठंडा पानी। ये देखकर अनुपमा की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए नहाती है। नहाकर जब वो अपनी सास के पास आती है तो उसकी सास ने उसकी शादी के गहने अपने पास रखते हुए कहा, ये गहने मैं रख लेती हूँ, तुझसे गुम हो सकते हैं। इस पर अनुपमा कुछ नहीं कह पाती है। सास ने आगे कहा, अब जा जाकर अपने पति को चाय दे के आ। इस पर अनुपमा सिर झुकाकर चाय का कप लिए राहुल के कमरे में जाती है। कमरे में देखती है कि राहुल उसी समय उठा होता है और मोबाइल पर कुछ कर रहा होता है। अनुपमा राहुल के पास आकर चाय सामने रख के कहती है, जी चाय। जैसे ही राहुल की नज़र अनुपमा के तरफ जाती है, अनुपमा को देखते ही राहुल का गुस्सा बढ़ जाता है। वो चाय का कप ले लेता है तो अनुपमा को लगता है कि उसके हाथ की कुछ चीज़ लेकर पी रहे हैं। इस बात की उसे थोड़ी खुशी होती है, लेकिन राहुल चाय का एक घूंट पीता है, फिर कप की चाय को अनुपमा के चेहरे पर फेंक देता है। गर्म चाय अनुपमा के गाल पर पड़ती है और वो दर्द के कारण चिल्ला पड़ती है, आ। अनुपमा इतनी तेजी से चिल्लाई कि उसकी सास कमरे में आकर देखती है तो अनुपमा को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। उन्होंने राहुल के पास आकर कहा, ये तूने क्या किया? इसका चेहरा ही जला दिया। इस पर राहुल ने कप को एक तरफ फेंकते हुए कहा, इससे कितनी बार कहा कि मेरे कमरे में इस तरह मत घुस, लेकिन ये है कि। तभी उसकी सास ने कहा, अरे तुझे चाय देने के लिए मैंने इसे कहा था, अब इसके घर वालों को क्या जवाब दूंगी बेटा? अगर उन्होंने बहू का जला हुआ चेहरा देख लिया तो। ये सुनकर राहुल ने कहा, ये प्रॉब्लम आपकी है, मेरी नहीं। तभी जेठानी कमरे में आती है। वो देखती है कि अनुपमा के चेहरे में चाय और नीचे जमीन पर कप टूटा हुआ है। ये देखकर गुस्से में जेठानी ने कहा, मेरे कप का सेट तोड़ दिया। पता भी है ये कप कितना महंगा था, तुम्हें कैसे पता होगा? कमाओगे तभी तो पैसे की कीमत पता चलेगी। ये सुनकर राहुल कुछ कहने के लिए होता है तो उसकी माँ उसे रोक देती है। वहीं अनुपमा, जो ये सब सुनकर हैरान थी कि राहुल कुछ भी कमाता नहीं है क्या, वहीं सास ने अनुपमा पर गुस्सा करते हुए कहा, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, जा यहाँ से और सबके लिए चाय नाश्ता बना। ये सुनकर अनुपमा जले हुए चेहरे के साथ किचन में जाती है।
उसके गाल पर जले का निशान बन गया होता है। खुद को संभालते हुए वो काम कर रही होती है। वहीं किचन के बाहर फिर से आवाज़ सुनाई देती है। अनुपमा के जेठ सरकारी ऑफिसर रहते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं। अनुपमा के सास ससुर भी अपने बड़े बेटे पर ही आश्रित रहते हैं। वहीं राहुल का मन ना पढ़ाई में रहता है और ना ही दूसरे काम में रहता है। उसको बस घूमना फिरना और मौज मस्ती करना रहता है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। सास ससुर का झुकाव अपने छोटे बेटे की तरफ भी ज़्यादा रहता है, तो उन्होंने सोचा कि बेटा कोई दुकान ही खोल ले। इसके लिए उन्होंने अपने पुश्तैनी घर को भी गिरवी रख दिया। लेकिन राहुल ने उस पैसे को पानी की तरह बहा दिया। उसने कुछ भी नहीं किया, जिससे मजबूरी में सास ससुर को अपना घर बेचना पड़ा। अनुपमा के जेठ ने भी अपने छोटे भाई की मदद की, पर राहुल का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। जब जेठ की सरकारी नौकरी लगी तो उसके लिए लड़कियों की लाइन लग गई थी। बड़े से बड़े घर की लड़कियों के रिश्ते आए थे। इन सब में जेठ जी ने बड़े घर की मॉडर्न जेठानी को पसंद किया, जो अपने साथ काफ़ी दहेज भी लाई थी, जिससे जेठ जी का रहन सहन पूरी तरह बदल गया। यही सब देखकर राहुल के मन में भी आया कि वो भी बड़े घर की लड़की से ही शादी करेगा। लेकिन कोई भी अमीर बाप अपनी बेटी की शादी राहुल जैसे निकम्मे से क्यों करना चाहेगा। जहाँ भी राहुल अपने रिश्ते के लिए जाता तो हर तरफ से उसे ना ही सुनने को मिलता। ये देखकर उसके माँ बाप को भी बुरा लगता। एक तो लड़का कुछ काम नहीं कर रहा, ऊपर से दिन रात शराब के नशे में ही रहता है। ये सब देखकर राहुल की माँ ने सोचा कि उसकी शादी कर देते हैं। एक बार शादी हो जाएगी तो ये अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगा। पर अब समस्या ये थी कि राहुल को बड़े घर की लड़की से शादी करनी थी, पर उसकी औकात ऐसी नहीं थी कि उसे कोई बड़े घर की लड़की मिले। तो राहुल के पापा ने सुझाव दिया कि उसे बड़े घर की लड़की नहीं मिलेगी तो उसकी शादी किसी गांव की सीधी सादी लड़की से कर देते हैं। कुछ दिन तक राहुल मुंह फुलाएगा, लेकिन बाद में जब उसको अकल आएगी तो उसे अपना लेगा। ये सोचते हुए उसके माँ पापा ने उसके लिए अनुपमा को चुना। लेकिन राहुल का भाई इन सब के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि राहुल की शादी कराकर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करे। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। थक हार कर वो भी चुप होकर अपने माँ पापा और राहुल की हरकतों को देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है। अनुपमा किचन में रहती है और सिलबट्टे से चटनी पीस रही होती है। क्योंकि उसके घर में मिक्सर नहीं रहता है तो उसे मिक्सी चलाना नहीं आता था। वो जैसे तैसे किचन का काम कर रही थी। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। उसे भूख लग रही थी, पर बाहर लिविंग रूम में आती ठहाकों की आवाज़ से उसका मन तो खाने का कर रहा था। लेकिन इतना काम उसे दे दिया था कि उसके पास खाने का भी समय नहीं रहता है। अपने पसीने को पोंछते हुए वो ट्रे में जूस और कोल्ड ड्रिंक लेकर लिविंग रूम में ले जाती है। वहाँ पर जेठानी के सहेलियाँ आई थी। वो वहाँ आकर सबको जूस दे रही होती है। तभी जेठानी की एक सहेली ने कहा, अरे प्रिया, तूने नई नौकरानी रख ली है क्या? इस पर अनुपमा को बहुत बुरा लगता है। वो ये सुनकर कुछ कहने वाली होती है कि अनुपमा की जेठानी प्रिया बोल पड़ती है, हाँ, वो पहले वाली बहुत ज़्यादा कचकच करती थी, और तो और बड़ी चोरनी भी निकली वो। तो दूसरी सहेली ने कहा, संभल कर रहना प्रिया, ऐसी कम उम्र की नौकरानी यहाँ साफ करने में माहिर होती हैं। ये सुनकर अनुपमा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। और वहीं डाइनिंग टेबल पर अनुपमा के जेठ अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे होते हैं। जेठानी ने अनुपमा को रोते हुए देखकर कहा, अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा वहाँ वाइन की बोतल है, सबके ग्लास में डाल। ये सुनकर अनुपमा की आंखें फैल जाती हैं। उसके मायके में उसके पापा और भाई थोड़ी बहुत शराब पीते हैं, लेकिन इस तरह घर की महिला को शराब सर्व करने के लिए वो इस पर आगे कुछ कहने वाली होती है कि जेठानी ने जोर से चिल्लाकर कहा, क्या देख रही है गवार कहीं की, जाना यहाँ से। तभी बाहर से जोरदार आवाज से दरवाजा खुलता है
और कमरे में राहुल आता है जो शराब के नशे में रहता है। वो इतना नशे में था कि सही से चल भी नहीं पा रहा था। चलते चलते वो गिरने लगता है, तभी अनुपमा आकर उसे संभालती है। ये देखकर जेठ का पारा चढ़ जाता है। उन्होंने राहुल को देखकर कहा, क्या तमाशा लगा रखा है तूने? पहले तो तू रात को पीता था, अब दिन में भी शुरू हो गया। तेरी खुद की तो कोई इज्जत है नहीं और अब हमारी इज्जत भी बर्बाद करने पर तुला है। ये सुनकर राहुल के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल भी होश में नहीं था। जेठानी ने भी इस पर कहा, अरे अब तो देवर जी को समझाने से कोई फायदा नहीं। इसके यहाँ रहने से हमारे घर का माहौल खराब हो रहा है। अब तो डिसाइड कर लो, या तो ये इस घर में रहेगा या फिर हम। मैं रोज रोज ये सब तमाशा नहीं झेल सकती। ये सुनते ही सास ससुर भी वहाँ पर आ जाते हैं। ससुर ने अपने बड़े बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, छोटा भाई है तेरा, तू इसका सहारा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। इस पर जेठानी ने कहा, जितनी मदद करनी थी कर दी हम लोगों ने, शादी करा दी इसकी, अब खुद कमाए और खिलाए अपने परिवार को। ये सुनकर राहुल जोर से चिल्लाया, शादी शादी शादी, मैं नहीं मानता ऐसी शादी। ऐसी गंवार लड़की मेरी बीवी नहीं बन सकती। ये कहते हुए अनुपमा जो उसे संभाल रही थी, वो उसे जोर से धक्का देकर खुद से अलग करता है। अनुपमा जो सुबह से कुछ भी नहीं खाई होती है, एक तो भूखे पेट और फिर चक्कर से वो कांच के बने टी टेबल के ऊपर गिर जाती है। टेबल तो टूट जाता है, वहीं अनुपमा के सिर पर भी गहरी चोट लगती है। ये देखकर वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। अनुपमा को आनन फानन हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ इतने लोग थे, भीड़ में कुछ लोगों के पास इंसानियत रहती है, उसी का सोचकर अनुपमा को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। वहीं से अनुपमा के माँ पापा को भी कॉल कर देते हैं। अनुपमा के मम्मी पापा से उन्होंने बस इतना ही कहा कि अनुपमा का एक्सीडेंट हो गया, वो कांच के टेबल पर गिर गई है। ये सुनकर तो अनुपमा के माँ के हाथ पैर फूल जाते हैं। वहीं अनुपमा के पापा भी घबराने लगते हैं। अब उन्हें अपनी ही गलती का पछतावा होने लगता है कि क्या सोचकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़े खानदान में की। अनुपमा के माँ पापा जब हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ अनुपमा का ऑपरेशन चल रहा होता है। अनुपमा के पापा देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ तक कि अनुपमा के जेठ जेठानी भी वहाँ हॉस्पिटल में हैं। लेकिन वहाँ पर ना ही अनुपमा के सास ससुर दिख रहे होते हैं और ना ही अनुपमा का पति नजर आ रहा होता है। अनुपमा के पापा अनुपमा के जेठ से पूछते हैं, जी दामाद जी नजर नहीं आ रहे। ये सुनते ही अनुपमा की जेठानी बोल पड़ती है, पड़ा होगा कहीं शराब पीकर, और क्या ही काम आता है उसे। ये सुनकर अनुपमा की माँ ने हैरान होकर कहा, क्या दामाद जी शराब पीते हैं? ये सुनते ही जेठानी हंसने लगती है और आगे उनसे कहा, आपके दामाद को और आता ही क्या है, या तो शराब पीना या तो हम सबको परेशान करना। ये सुनकर जेठ जेठानी को आंखें दिखाकर चुप होने का इशारा करते हैं। जेठानी चुप हो जाती है। फिर धीरे धीरे बाकी सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। रह जाते हैं सिर्फ अनुपमा के माँ और पापा। कितने मिन्नतों से अनुपमा की शादी दोनों ने की थी कि अच्छा बड़ा घर मिला है, अनुपमा हमेशा खुश रहेगी। लेकिन उन्हें कहाँ पता होता है कि उनकी अनुपमा के साथ शादी के दूसरे दिन से ही ये सब हो जाएगा। अनुपमा की माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं अनुपमा के पापा मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि अनुपमा ठीक हो जाए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकलते हैं, उन्हें आता देखकर अनुपमा के पापा ने खड़े होकर कहा, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची कैसी है? ये सुनकर डॉक्टर साहब ने कहा, एवरीथिंग इज गुड, कल तक उसे होश आ जाएगा। चोट ज़्यादा लगी है, उसे रिकवरी में टाइम लगेगा। एंड हाँ, उसने कल रात से कुछ नहीं खाया क्या? ये सुनकर अनुपमा की माँ ने हैरान होकर कहा, जी। इस पर डॉक्टर ने कहा, उसने कुछ नहीं खाया, आप लोग उसका ध्यान रखिए। ये सुनकर अनुपमा की माँ रोते हुए बोली, मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया?
कुछ देर बाद अनुपमा के माँ पापा अनुपमा की ससुराल जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। राहुल शराब के नशे में सोफे पर सोया हुआ है। सास ससुर भी अपने काम में लगे हुए थे। अनुपमा के पापा आकर दरवाज़ा खटखटाते हैं तो ससुर ने खड़े होकर कहा, अरे आप लोग, हॉस्पिटल में आपको आपकी बेटी मिली कि नहीं? ये सुनते ही अनुपमा के पापा को बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, जी आपकी बहू हॉस्पिटल में है और आप लोग एक बार भी देखने नहीं आए। ये सुनकर राहुल ने शराब के नशे में कहा, क्यों आएंगे हम उस गवार को देखने? ये सुनकर अनुपमा की माँ ने कहा, दामाद जी वो आपकी पत्नी। इस पर राहुल उठते हुए अनुपमा की माँ के पास बढ़ने लगता है। शराब उसने इतनी पी रखी थी कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा होता है। ये देखकर अनुपमा के पापा ने राहुल को बीच में रोकते हुए कहा, रुक जाइए दामाद जी, ये हमारी ही गलती थी जो हमने अपनी बेटी की शादी इस घर में की। बड़े लोग को देखकर हमने सोचा कि हमारी बेटी राज करेगी, लेकिन यहाँ तो। इतना कहकर अनुपमा के पापा वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अनुपमा की माँ भी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अनुपमा को होश आता है तो वो अपने माँ पापा को देखकर रो पड़ती है। वो रोते रोते सारी बात अपने माँ पापा को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। इस पर अनुपमा के पापा अनुपमा को तलाक लेने के लिए कहते हैं। अनुपमा को बहुत बुरा लगता है कि शादी के कितने सपने देखे थे, उसके सारे सपने कांच के आईने की तरह टूट गए। अनुपमा ने भी अपने पति पर केस कर दिया। अब अनुपमा को समझ आ गया कि उसे भी अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है, वरना लोग उसे नीचा दिखाते रहेंगे, गवार बोलकर और भी पता नहीं क्या क्या कहते रहेंगे। कुछ दिन बाद अनुपमा को तलाक मिल गया, साथ ही में राहुल को जेल की सजा हुई। वहीं अनुपमा के सास ससुर को भी समझ में आ गया था कि उनका बेटा अब सुधरने वाला नहीं है। वो उसके लिए कितना भी कर ले, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। इसीलिए अपना बुढ़ापा सुधारने के लिए वो अब अपने बड़े बेटे के साथ रहे। अनुपमा के जेठ जेठानी ने भी इन सब के बाद राहुल से सारे रिश्ते तोड़ दिए, क्योंकि उन दोनों को भी राहुल के कारण बहुत कुछ झेलना पड़ा। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था। अनुपमा अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ रही थी। अनुपमा सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेती थी, इसीलिए उसने घर से ही सिलाई का काम शुरू कर दिया। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इस बार उसके मम्मी पापा ने भी उसका सपोर्ट किया। धीरे धीरे करके 1 साल गुजर गया। अनुपमा का काम बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। आज वो महीने का 30 से 40 हजार आराम से कमा लेती है। काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, इसीलिए उसने एक लड़की को काम पर लगा लिया था। अब अनुपमा अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थी, लेकिन उसके मम्मी पापा को अभी भी उसकी शादी की चिंता सता रही थी। वो दोनों चाहते थे कि अनुपमा शादी कर ले और उसका अकेलापन दूर हो जाए। अनुपमा के मम्मी पापा ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार लड़का देखने में उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। अनुपमा के मम्मी पापा को एक लड़का देखने में लगभग 1 साल का समय लगा। उसके बाद उन्हें एक लड़का पसंद आया जिसका नाम कुणाल था। वो मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता था। कुणाल के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक बहन है। कुणाल का पूरा परिवार बहुत ही सभ्य और संस्कारी है। अनुपमा को जब अपनी शादी के बारे में पता चला तो पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब उसके पापा ने उसे बार बार कहा तो फिर वो शादी करने के लिए मान गई और लड़का देखने को राजी हो गई। अनुपमा और कुणाल ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। कुछ समय के बाद अनुपमा और कुणाल की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। अपनी बेटी का घर दोबारा से बसते हुए देखकर उसके मम्मी पापा आज बहुत ही खुश थे। अनुपमा के सपनों का राजकुमार कुणाल के रूप में आया। उसने अनुपमा को रानी बनाकर रखा और अनुपमा ने भी अपने घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रखी थी। सास ससुर के रूप में प्यार करने वाले उसको उसके मम्मी पापा मिल गए। अनुपमा की शादी को 2 साल बीत गए।
इन 2 सालों में अनुपमा एक बेटी की माँ बन गई, जिसको सबने अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था। अनुपमा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी। सच में हर लड़का एक जैसा नहीं होता और सभी ससुराल वाले गलत नहीं होते। इस बात को कुणाल और उसके परिवार ने सिद्ध कर दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।